भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। इससे पहले हमने दीपक लांबा जी से बातचीत की थी और जो विनेश फोगाट का जो मुद्दा था उसको लेके इनसे हमने खास बातचीत की थी और इनके जो खुद की पर्सनल राय थी वो जानी थी। फिलहाल में इनकी जो विकसित दादरी जो यात्रा है वो जारी है और 25 तारीख को ये यात्रा का समापन है जी। तो लांबा साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। आशीष जी, अच्छा लगता है आपसे बात करना और आपके माध्यम से सारे जनता को, या मैं कहूँ कि यहाँ के जितने भी नागरिक हैं दादरी हल्के के, उन तक भी हमारे विचार और बात पहुँचती है। अच्छी बात जी। आपकी जो यात्रा है, फिलहाल आपने कितने गांव अभी तक कवर कर चुके, कितने गांव पेंडिंग है? देखिए, अभी हमारे सिर्फ हल्के के जो 65 गांव हैं उसमें से सिर्फ 4 गांव पेंडिंग हैं। 4, जिसमें आज शाम को भी हम आपसे बात करने के बाद टेला नया जाएंगे। ठीक है। कल साहूवास और नरसिंहवास और एक सारंगपुर, यानी कि टोटली जो रूरल एरिया है वो आपने कंप्लीट कर लिया जी। हाँ, और जो हमारा 25 से लेके मतलब अगले 5 सितंबर तक का जो प्रोग्राम है वो शहरी क्षेत्र का है। तो कल यात्रा ख़त्म हो जाएगी और 26 तारीख से हम शहर में अपना जो भी डोर टू डोर है और जो ये विकसित यात्रा जो हम लेके चले, विकसित दादरी संकल्प यात्रा, इसका पहलू ये भी है कि शहर की समस्याओं को भी हमें जानना है, उनसे भी बात करनी है। ठीक है। तो अभी 10 दिन से हमारी एक टीम शहर में ऑलरेडी काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। एक राउंड ऑफ बातचीत, लोगों के बीच में मैसेज, वो काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि 26 तारीख से हम सब लोग दोबारा से उसको विधिवत रूप से शुरू कर लेंगे। लांबा साहब, दादरी के 65 गाँव में आप घूमे हो, ये जो यात्रा है, जो यात्रा है जो आपकी, इससे जो है क्या आपको सीखने को मिला फील्ड में? जब आप गांव में घूमे हो, आपने दौरे किए हैं, लोगों से जो जनमानस की जो समस्याएं हैं या फिर उसका जो सॉल्यूशन है उसके बारे में बताएं प्लीज़। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत तो जो मुझे लगा पूरे घूमने के बाद कि हमारे जो यहाँ के नागरिक हैं या वोटर हैं वो हमारी पॉलिटिकल व्यवस्था से मुझे लगता है कि ज़्यादा उनका इसमें विश्वास मुझे लगेगा कि ना के बराबर है। मुझे ये लगा। अच्छा। क्योंकि वो हमेशा ये सोचते हैं कि जो भी जनता के नुमाइंदे हैं चुनाव के समय जो कुछ कहते हैं वो उस पर कभी खरा नहीं उतरते। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में ये बात कि कोई वादा करके चला जाए और उस पर खरा ना उतरे, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल ही लो लेवल की पॉलिटिक्स का सिग्नेचर है। मतलब उसका यदि आप सिग्नल देखें या उसको चेक करें तो आप ये मान लीजिए, हर व्यक्ति ये कहता है कि चुनाव के समय तो कोई भी वादा करता है और बाद में आता नहीं। एक बात तो ये मेरे को बिल्कुल हर्ट करती है कि यदि मैंने आपसे कोई बात कही, ठीक है, और मैं उसके लिए कोशिश भी नहीं करता, तो ये सरासर पूरे सिस्टम को ये बताता है कि ये धोखा देने का सिस्टम बना है। इट मीन्स दादरी की जो जनता है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। ठगा हुआ भी, और मुझे लगता है कि उनका इस पूरी प्रक्रिया में अब योगदान सिर्फ इतना है कि वो कहते हैं कि हाँ, हम झूठी बातें सुन लेंगे, उसके बाद कोई नेता आता नहीं, बात नहीं करता। तो एक तो ये मेरे को बड़ा अलार्मिंग सा लगा और बड़ा अलग लगा। ठीक है। जो मैं लोकतंत्र को मानता था, मैं मानता था कि जनता के नुमाइंदे जो हैं जनता के लिए काम करते हैं, जो जनता के सामने वो वादे करते हैं उसके लिए कम से कम कोशिश करते हुए दिखते हैं। ठीक है। तो जनता को ऐसा नहीं लगता। एक बात तो ये बड़ी निकल के, नेताओं पे विश्वास नहीं रहा, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो नो डाउट मेरे को भी वो उसी श्रेणी में लगाते हैं। तो मैं ज़रूर कहता हूँ कि चलिए, हो सकता है आगे आने वाले समय में आपकी ये सोच थोड़ी बदले। आप जो मेरे बारे में चेक करेंगे या मेरे को आकलन करेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में आपके इस तरह जो सोच आप रहे हैं उसमें कुछ सुधार होगा। एक बात तो ये अक्रॉस मतलब एवरी विलेज, चाहे वो किसी भी जाति का बहुल्य गांव हो, सब जगह से ही आता है। दूसरा, बेरोजगारी अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। इस यात्रा में हम केवल ये नहीं है कि सिर्फ बात करते हैं, हमारी एक सर्वे टीम भी है जो सर्वे करती है और जो बिल्कुल टेक्निकल सर्वे है। उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके कुछ आंसर हैं, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि उसकी जो डिटेल है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करेंगे सितंबर के महीने में, फर्स्ट वीक में ही, और उसके सारा डाटा आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको अभी से बता सकता हूँ कि जो अब तक का रिजल्ट है उसके हिसाब से हम इस आकलन पे पहुँचे हैं कि लोगों की बेरोजगारी जो है ना, वो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। और वो बातचीत में भी आता है। जैसे ताई, बुजुर्ग महिला, अक्सर क्या है कि पुरुष अपने व्यक्तित्व की वजह से, थोड़े अहम की वजह से
वो बात नहीं कह पाता जो कि उसे ज़रूरी चाहिए, उसका अहम आड़े आता है। लेकिन जो हमारे समाज में महिलाएं हैं, माताएं हैं, वो कहने में बिल्कुल नहीं झिझकती। वो कहती भाई चाहे गुट्ठे तो 2 लगवा लिए तू वोट पे, लेकिन हमारे बालकों का कुछ करेगा। ये जो घर बैठे हैं, खाली बैठे हैं पढ़ने लिखने के बाद, तो मुझे लग रहा है कि जो बातचीत में है उसमें भी बेरोजगारी आ रही है सामने निकल के, और जो हमारा सर्वे है उसमें भी बेरोजगारी आ रही है निकल के। तो हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। बेरोजगारी है। और व्यवस्थाओं में देखें, ये मैं सिर्फ आपको 3 मुख्य पॉइंट बता रहा हूँ अलग अलग कैटेगरी में, ठीक है, कि लोगों का लोकतंत्र के प्रति क्या सोच है, उसका एक पॉइंट हमने डिस्कस किया। एक सबसे बड़ी समस्या जो कि उनके घर परिवार को, उनके जीवन को अफेक्ट कर रही है, वो बेरोजगारी है। तीसरा उनकी व्यवस्था में जो हमारे सबसे बड़ी दिक्कत है वो पानी से संबंधित है। बहुत से गाँव में पानी नहीं आता, पीने का पानी है नहीं, और गलियों में पानी अटका पड़ा है, तो पानी की दोहरी मार है। पीने के लिए है नहीं, और गली में पानी है जिसमें मच्छर, कीट पतंगे और चलना भर हो रहा है। तो ये 3 तरह की चीज़ें मेन हैं जो अक्रॉस जाति, अक्रॉस गांव निकल के सामने आई हैं। लोग बिल्कुल मैं कहूँगा कि यदि आप मेरे से पूछें कि पूरे दादरी क्षेत्र में आपको कमी किस चीज़ की लगी, तो मुझे लगता है कमी जो होप होती है ना, उम्मीद, उसकी कमी मुझे दिखाई। उम्मीद नहीं है किसी से भी। हाँ, उम्मीद नहीं है। उनको ये लगता है कि कुएं के मेंढक की तरह नेता आते हैं, बात करते हैं, चले जाते हैं। हाँ, उन्हें ये ज़रूर है, जैसे लोकसभा में कुछ लोगों ने बीजेपी को हराने के लिए वोट दिया, कुछ लोगों ने बीजेपी को जिताने के लिए वोट दिया। अब लोकतंत्र प्रक्रिया सिर्फ जिस तरह वो WWF का एक अखाड़ा होता है ना, कि सिर्फ उसको देखना और आनंद लेना, सिर्फ उसके रिजेंबल करने लगी है। मुझे लगता है कि लोगों को ये विश्वास ही नहीं रहा है कि जो वो वोट डालते हैं वो उनके जीवन पे इफ़ेक्ट डालता है। तो ये मुझे बड़ा मतलब इसको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये सरप्राइजिंग था, अंदाज़ा था ऐसा होगा, लेकिन ये मतलब कई बार ये होता है ना कि आपको लगता है कि ये अंदाज़ा नेगेटिव अंदाज़ा है, और आप सोचते हैं कि चलो सर्वे में कुछ और आ जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि सर्वे भी वही इशारा कर रहा है जिस चीज़ की हमें मतलब वो कहते हैं ना, जिस चीज़ का डर था। तो ये एक मतलब खतरनाक पहलू है लोकतंत्र में। लंबा साहब, कल आपकी जो यात्रा है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद की जो आपकी प्लानिंग है, क्योंकि आपने बताया था हमें एक इंटरव्यू में कि जो पहला चरण है हमारी यात्रा का, इसके बाद आपका प्लान क्या रहेगा? देखिए, दूसरा चरण शहरी चरण है। 6 तारीख तक दादरी सिटी में घूमेंगे। 25 के बाद 5-6 तारीख तक हमारा वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद आप कह सकते हैं तीसरे चरण में ये है कि मुझे लगता है तब तक टिकट वगैरह का अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। टिकट मुझे मिलता है या किसी और को मिलता है, लेकिन हमने अपनी तरफ से अपना काम पहले से डिसाइड कर लिया है। हम इसी तरह एक बहुत ही जल्दी से पूरे गांव में वोटों की अपील करते हुए घूमेंगे। वो भी मैंने ये सोचा है कि वो भी एक थोड़ा सा पैदल की शक्ल में ही होगा। गांव में उतर गया, हमने अपनी तरफ से कुछ छोटे व्हीकल तैयार किए हैं। हमें ये लगता है कि जैसे अब मैं घूम रहा हूँ, गांव की गलियाँ इतनी छोटी हैं कि उसमें कार तो कभी जा ही नहीं सकती। हमारे लोकसभा के अनुभव भी ये रहे कि कुछ लोग गाड़ियों में घूमते रहे, लेकिन गाड़ी मेन गली तक ही जाती है। तो हमने अपनी एक बाइक तैयार की है जिस पे हमने एक पोर्टेबल स्पीकर भी लगाया है। ठीक है। तो हम वो बाइक के साथ, कॉर्डलेस माइक के साथ वो प्रचार करने की हमारी प्रक्रिया हम शुरू कर देंगे। जैसे ही जिसको भी टिकट मिलता है, खुद मिला तो खुद के लिए वोट मांगेंगे, आपको मिला आपके लिए वोट मांगेंगे, लेकिन सारे गांव में फिर दोबारा जाएंगे। इस बार ये ज़रूर रहेगा कि हम ये कोशिश करेंगे कि गांव कि कुछ लोगों को, जैसे जो छोटी सभा होती है, चाहे 20 लोगों की है, 50 की है, 100 की है, 500 की है, वो कोशिश करेंगे कि इस यात्रा के दौरान जो नंबर हमें मिले हैं, जिन लोगों से हमने संपर्क किया है, उनसे हमारे साथी पहले से संपर्क करेंगे और उनको कोशिश करेंगे कि एक जगह इकट्ठे होकर बात करें। तो अभी क्या था कि अभी सिर्फ जो इंटरेक्शन का मामला था वो बहुत थोड़ा था। अब मुझे लगता है कि अब चुनावी माहौल में इस यात्रा में भाषण भी एक मुख्य रूप से एलिमेंट होगा। मतलब भाषण में मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी टीम क्या बोल रही है, वो भी लोगों के सामने हम रखेंगे। जो आपकी यात्रा है, काफ़ी सारे लोग यात्रा कर रहे हैं, दादरी में भी यात्राएं की हैं, और यात्रा के बाद वो एक सभा या फिर एक रैली करते हैं। तो कोई रैली आपके माइंड में हो कि कोई रैली करनी है, या आपको जो आप गुरु मानते हो जिनको, योगेंद्र यादव जी, तो उनकी कोई रैली की कोई उम्मीद हो दादरी में? देखिए, मुझे मतलब जब आपकी टिकट अनाउंस हो जाती है
तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि टिकट अनाउंस होने के बाद आप संगठन के एक कार्यकर्ता और संगठन के रूल भी आप पे अप्लाई हो जाते हैं। संगठन ये कहेगा कि हमने कोई एक रैली करनी है, हुड्डा साहब ने आना है, दीपेंद्र जी ने आना है, या बड़े लोगों में खड़गे जी आना चाहते हैं, राहुल जी आना चाहते हैं, तो वो रैली करना और उसके लिए लोगों का निमंत्रण देना मेरा कर्तव्य होगा। लेकिन आप मेरे से पूछें कि आइडली आप क्या करेंगे। मान लो मेरे ऊपर कोई ये ना कहे कि आपको रैली करनी है और मेरी इच्छा से चलें, तो मुझे ये लगता है कि वोटर अपने घर से बाहर निकल के तकलीफ़ सहते हुए क्यों आए रैली तक। आज की दिन जो मुझे अपने हल्के में बात पहुंचानी है वो आशीष जी के चैनल के थ्रू पहुंचा सकता हूं, अपना वीडियो भेज सकता हूं, यात्रा कर रहा हूं, लोगों के घर तक जा रहा हूं, घर पे लोग अपना काम कर रहे हैं, भैंस नहला रहे हैं, है ना, महिलाएं अपना झाड़ू चौका जो कर रही हैं, तो उस काम में उनका विघन कितनी देर का है, 5 मिनट का, जितनी देर मैं उनसे बात करता हूँ। मैं नहीं चाहता मेरे गांव का वोटर निकल के सिर्फ पूरे दिन इसलिए घूमे कि उसको नेता की बात 15 मिनट सुननी है। तो मेरा यदि पर्सनल आप पूछेंगे, मैं हमेशा बड़ी रैलियों के, बड़े जलसों के पक्ष में नहीं रहा। ठीक है ना, मुझे हमेशा ये लगता है कि इससे अव्यवस्था ही फैलती है। हमने अपने सिटी को उस व्यवस्था लायक बना के नहीं छोड़ा कि यहाँ पे कोई बड़ा जमावड़ा हो सके। जैसे ये ऐसा ही है कि आप कभी ये कहें कि हमारे यहाँ ओलंपिक ने, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 2034 का ओलंपिक भारत में होगा, 34 का क्यों बोला उन्होंने अभी अगला क्यों नहीं बोला, 28-29 का क्यों नहीं बोला? वो इसलिए नहीं बोल पाए क्योंकि अभी उसके लिए तैयारी होने का समय बहुत कम है। तो यदि हमारे शहर, हमारे गांव उस अव्यवस्था को सहने के लिए पहले से तैयार हों तो मुझे रैली करने में भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन आप देखिए, कोई भी रैली हो उस दिन शहर में जाम, लोगों को परेशानी, स्कूली बच्चे लेट पहुंचते हैं। तो सच्चाई ये है कि मेरे से पर्सनली पूछें तो मुझे लगता है कि आप आम जनता को परेशान नहीं करना चाहते। हाँ, मुझे लगता है कि उनका काम है कि आपकी बात सुनना, दूसरों की बात सुनना और उसमें से चुनना, ये जनता का फर्ज है और उनका अधिकार भी है। नेता कई बार क्या करते हैं कि जैसे आपने मेरे को ये समर्थन दिया कि मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ काम करूँगा, मैं आपको फिर प्रेशराइज़ करता हूँ कि मेरी रैली में भी और लोगों को लेके भी आओ। और मुझे लगता है रैली जो है वो टोटली ह्यूमन रिसोर्स की बहुत ही प्रोडक्टिव आवर्स का वेस्टेज, और मुझे लगता है कि पैसे का वेस्टेज। और इसकी अपेक्षा ये हो सकता है कि आप 2 गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ, बड़ा नेता आता है तो लोग उसको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो क्यों ना वो एक गाड़ी में पूरे शहर का चक्कर लगा लें। मैं पैदल चलता हूँ, रोड शो टाइप बता रहे हैं। हाँ, रोड शो में भी गाड़ियाँ ज़्यादा ना हो, शक्ति प्रदर्शन की जरूरत नहीं हो। वोटर को तो आपको जानना है। ठीक है, वो किसी पहलवान को या किसी फाइटिंग फोर्स को नहीं चुन रहा कि किसके पास कितने हाथ हैं, कितने दम है। मुझे लगता है वोटर सिर्फ आपके घोषणा पत्र को देखे और घोषणा पत्र के हिसाब से वो डिसाइड करे, बशर्ते हर कैंडिडेट जो घोषणा पत्र में लिख रहा है उसके लिए पूरी शिद्दत से काम करने की योजना उसके पास हो। ठीक है, मैं ये कह दूं कि हर घर पे मैं छत के ऊपर हेलीपैड बनाऊंगा और हर घर को हेलीकॉप्टर ला दूंगा, तो ये नॉन प्रैक्टिकल सी बात है ना। लेकिन मेरे ऊपर अपना आत्म संयम भी होना चाहिए जी, एथिक्स भी होने चाहिए कि मैं अपने घोषणा पत्र में या अपने बयान में वही बात बोलूं जिसको मैं कर सकता हूं। तो मुझे लगता है रैली की बजाय और जो तरीके हैं वो अपनाना मैं प्रेफर करूंगा जी। लेकिन देखिए, यदि टिकट मिलता है तो संगठन जो आदेश देगा, बड़े नेता जो आदेश देंगे, मेरा काम है एक संगठन के आदमी होने के नाते उन कामों को पूरा करना। ठीक है। 65 गाँव में आप गए जी, गांव का माहौल एक अलग माहौल होता है, जबकि शहर उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। अब आपकी जो यात्रा है वो शहर में है, शहर से जो लोग हैं, शहर के लोग, उनसे क्या उम्मीद करते हो आप? देखिए, बिल्कुल फ़र्क है, वो मुझे पहले से ही पता है। गांव में यदि आप किसी से गए और ताऊ को आपकी बात समझ में आ गई तो वो बैठक के बीच में आपका कैलेंडर, आपकी फ़ोटो लगा लेगा। ठीक है। शहर में बहुत से मार्केट में तो व्यापारी लोग हैं, उनको व्यापार करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल कि भाई आपका शहर किस तरफ पॉलिटिक्स में झुका है। उनके लिए हर पार्टी मैटर करती है और वो किसी से खुल के कोई चीज़ बिगाड़ना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं मैं आपको रोकना चाहूँगा, हमने एक सर्वे किया था अभी कुछ दिन पहले ही, तो सर्वे में ऑफ कैमरा, क्योंकि लोग मना कर देते हैं दुकानदार, वो कह देते हैं कि अगर वो हार गया या वो जीत गया तो हमारी दुकान पे हमारे ऊपर ऐसे प्रेशराइज कर देगा। कहीं ना कहीं लोग डरते हैं
ये बताने से कि हम उसको वोट डालेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे या उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, तो ये भी एक बड़ी समस्या है जी। इसमें भी आशीष भाई मैं ये कहूँगा कि डर इसलिए भी है क्योंकि वो उनकी जो स्थिति है पूरे मार्केट की, पूरे लोगों की स्थिति इतनी कोई बेहतर नहीं है आज के दिन। जो महंगाई है या जो बिजनेस के लिए जो यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती हैं उस हिसाब से वो जो अपॉर्चुनिटी लोगों के सामने है या जो उनकी स्थिति है वो इतनी बेहतर नहीं है। व्यापारी यदि समृद्ध होगा तो वो इन चीज़ों से कभी नहीं घबराएगा। मुझे लगता है कि मार्केट का 5 साल के बाद आप जाके यदि दुकानदार से ये पूछेंगे कि दीपक ने काम किया कि नहीं किया, तो यदि कोई मेरे विरोध में भी कहेगा तो मैं ये कम से कम आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आने वाले 5 साल के बाद एक आम उम्मीदवार के लिए या मेरे लिए दुकानदार खुल के बोलेगा, ऑन कैमरा बोलेगा जी। लोकतंत्र में जब जनता को ये डर खत्म हो जाए, ये नेताओं की ही जीत है कि आप खुल के मेरा विरोध कर सकते हैं, बात रख सकते हैं। हाँ, सभ्य भाषा में है तो क्या दिक्कत है किसी को। आप मुझे कहें कि आपने तो कल ये कहा था ये काम करेंगे, जैसे मेरी यात्रा के लिए ही कह दें, ठीक है। यात्रा के लिए कोई कह सकता है कि भाई आप पूरे गांव में नहीं गए, तो उनको फैक्टफुली जस्टिफाई करना, उनको बताना मेरा फ़र्ज है। मैंने यात्रा की है तो मैं बता पाऊँगा जी बिल्कुल। और मुझे इस चीज़ से क्या घबराना, या मैं फिर आप पे गुस्सा क्यों करूँ यदि मान लो मैंने यात्रा नहीं की और आप कह रहे हैं कि आपने यात्रा नहीं की, तो मैं आप पे एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं यदि कमियां रही हैं तो उसके बारे में बता दूं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं आप पे गुस्सा हो जाऊं ताकि आपको भी एग्जाम्पल मिल जाए कि आपने ऐसा सवाल नहीं पूछना और बाकी साथी जितने हैं उनको भी मिल जाए। अच्छा, एक सवाल और भी था मेरा, जैसे आप 65 गाँव में गए हो जी, एक प्रोग्राम चला था कि गाँव गोद लेने का। हाँ, काफ़ी सारे नेताओं ने गांव गोद ले रखे हैं, जैसे बोंद की बात करें या फिर इमलोटा की बात करें या फिर चरखी गांव की बात करें जी। जो एमपी साहब हैं, एमएलए साहब, उन्होंने गांव को गोद ले रखा है। शुरुआत जो थी ना, मुझे अच्छे से याद है जब गांव गोद एक सांसद को एक गांव देने की बात की गई थी, तो हम लोग उन दिनों ना किसान आंदोलन की शुरुआत कर चुके थे। हम लोग किसान सैनिक बनाने की, जो मेरा जय किसान आंदोलन है, मैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और उनकी टीम, युद्धवीर अहलावत जी हमारे लोकल यहाँ के लीडर थे, हम लोग ना गांव-गांव घूमते थे। तो हम चलते चलते अभी भी हम यही करते हैं, जैसे गांव में घूम रहे हैं, आपको पता है यहाँ बात कर ली, फिर अगले बुजुर्ग इतनी दूर हैं तो वहाँ तक जाने में आपको 2 मिनट लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे, तो बीच में हमारी बातचीत चलती है। तो मुझे अच्छे से याद है जब ये स्कीम मोदी जी लेके आए तो मैंने कहा था कि यदि मोदी जी ये स्कीम चलाने में कामयाब रहे तो उनसे लोग बहुत खुश होंगे। तो आप ये मान के चलिए कि हर साल यदि ये गोद लेने की प्रक्रिया बदलती रहती, हर साल छोड़िए 2 साल बदलती रहती, तो एक सांसद 5 जगह जाके गोद ले लेता। पहले एक गांव था, फिर 2 हुए और बाद में 3 भी हुए। तो 3 × 5 कर दीजिए, एक सांसद 15 गांव सुधार चुका होता। इनके 300 सांसद थे, तो 15 × 300 कर लीजिए आप, 450 गाँव के तस्वीर बदल चुकी होती। तो वो मतलब स्कीम बहुत अच्छी थी और मुझे लगता है कि स्कीम ही रह गई। पीआर एक्टिविटी में इतना पैसा वही जानना चाह रहे जी, आपको क्या लगता है उन गाँव में? मुझे तो नहीं लगता। बीजेपी की एक पैटर्न है, ये स्कीम बहुत अच्छी लाएंगे, नाम बदलेंगे, शोषा करेंगे, फिर उस पर मार्केटिंग पे इतना पैसा खर्च कर देंगे कि हर किसी को लगने लगता है कि हाँ ये तो हो चुका, लेकिन असलियत में आप उस गाँव में जाके तो देखो। तो मुझे लगता है कि हर स्कीम की तरह, हर योजना की तरह ये योजना भी सिर्फ कागजों में और फ्लॉप साबित हुई। फ्लॉप नहीं कह सकते, उन्होंने अपना काम कर लिया। वो इसका इतना ज़्यादा वॉइस करेंगे, बड़ा बड़ा बोलेंगे, बैनर पोस्टर है ना, इंटरव्यूज़, बड़ी बड़ी सभाओं में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनका पर्पज़ होता है कि लोगों के दिमाग में ये बिठा देना कि बहुत सारा विकास हुआ है और लास्ट में कुछ वोट ले लेना। तो वो अपने वोटों के पक्ष में एनवायरनमेंट बनाते हैं और इस पूरे प्रक्रिया में भी उनको कहीं ना कहीं सफलता मिली। देखिए 2014 में मोदी जी जब आए, उनके जो मुद्दे थे, भ्रष्टाचार कम होंगे, नौकरियां मिलेंगी, किसान की आय दुगनी होगी। ठीक है। 19 में आए तो कुछ और हो गया, आते 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 बदलते गए। 19 के बाद अब आप देख लें तो मुद्दे क्या हो गए। तो वो हर मुद्दे को उठाते हैं, उसको निचोड़ते हैं, उसमें से वोट बनाने की फैक्ट्री लगाते हैं और फिर उसको भूल जाते हैं। अब मैं आपको ये कहूँ कि एमएलए हर साल 5 गांव गोद लेगा और उसमें जाया करेगा,
फॉर एग्जाम्पल मान लो हम ठीक है। एक, तो लोगों को विश्वास ही नहीं होगा। लोगों को लगेगा कि ये तो फ्लॉप शो है, पहले भी हो चुका। लेकिन पहले और अब में मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती ये रहेगी कि जो वो जितना बोल रहे हैं उसके लिए मेहनत करना। और लोगों को जब अविश्वास होता है, आपकी पूरी एनर्जी तो इसमें ही लग जाती है कि आप उनको विश्वास में लाएं। जब वो विश्वास में आएंगे तभी तो आपका आंकलन करेंगे। जी बिल्कुल। अदरवाइज़ वो आपको टेस्ट करने के लिए, आपकी परीक्षा लेने के लिए भी आगे कदम नहीं बढ़ाते। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे पास ये चुनौती रहेगी कि जो बीजेपी ने अधिकतर जगह पे पीआर एक्टिविटी करके, योजना लागू करके उससे सिर्फ वोट बना ली और काम नहीं किया, जब आप उसी तरह का काम शुरू करेंगे, लोग पहले ही कहना शुरू कर देंगे कि ये तो नहीं होता, ये तो हो लिया, ये तो ख़त्म है, फेल स्कीम है। तो ये बड़ी चुनौती है। लेकिन मुझे लगता है कि हम सब मिलके, आप लोगों का भी एक सहयोग और कर्तव्य आपका बनता है कि कम से कम जो काम होगा या जिसके बारे में हम बात करेंगे वो कम से कम एक पॉजिटिव भावना के साथ लोगों तक पहुंचाएं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी जो ख्याल हैं लोगों के पुराने, उसको बदलने के लिए हमारा थोड़ा सा रास्ता आसान हो जाए। जी जी। तो लंबा साहब, आज कौन से गांव में आप जाने वाले हो अभी? हम अटेला नया जाएंगे अभी जी। तो ये बिल्कुल अपने उधर लोहारू की तरफ जाते हैं, बारडा की तरफ जाते हैं, तो लास्ट के ही गांव हैं ये, तीनों अटेला हैं। जी बिल्कुल। तो वहाँ जाए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लंबा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे चैनल पे जो बातचीत है वो हम आगे भी करते रहेंगे। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो लंबा साहब हमारे साथ थे, इनसे हमने बातचीत की और समय समय पे इनसे हम बातचीत करते रहते हैं। दादरी जो विधानसभा है उसकी जो दावेदारी है टिकट की, वो कांग्रेस से इनकी है, और फिलहाल जो 1 तारीख है उसको वोटिंग है और 4 को रिजल्ट है। देखने वाली बात ये है कि जो बातें हैं जो भविष्य के गर्भ में है, किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कैसे क्या कुछ होगा, तो वो तो भविष्य की बातें हैं। और भी ऐसी ऐसी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा लें। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, चरखी दादरी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। धन्यवाद। धन्यवाद जी।